क्या आपको पता है कि मामूली और लगातार सिरदर्द स्ट्रोक की चेतावनी हो सकते हैं? और ये भी कि स्ट्रोक गलत लाइफस्टाइल की वजह से भी होता है। स्ट्रोक के बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो ज्यादातर लोग जानते ही नहीं। आज हम बताएंगे कि स्ट्रोक क्यों होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं। साथ में ये भी बताएंगे कि स्ट्रोक से बचने के उपाय क्या है, या कोई उपाय है भी या नहीं है। नमस्कार, मैं हूं किशोर मालवीय और आप देख रहे हैं हेल्थ केयर विद किशोर मालवीय। स्ट्रोक का अटैक जवानी में भी हो सकता है और पूरी तरह स्वस्थ दिखने वाले लोग भी इसके शिकार हो सकते हैं। दुखद बात यह है कि जागरूकता की कमी के कारण स्ट्रोक के शिकार मरीजों में ज्यादातर गंभीर स्थिति में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि इस हालत में क्या करें। लोगों को ये पता नहीं कि स्ट्रोक प्रिवेंटेबल है। आज हम यही आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले परिचय करा दें उस विशेषज्ञ का जो स्ट्रोक के बारे में वो सब बताएंगे जो आप जानना चाहते हैं या आपको जानना चाहिए। हमारे साथ हैं आज डॉक्टर प्रतीक किशोर, जो जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर प्रतीक नई दिल्ली के बीएलके मैक्स हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोवैस्कुलर डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर प्रतीक किशोर पार्किंसन, मिर्गी और फेशियल पेन के इलाज की विशेष ट्रेनिंग की है। वेलकम डॉक्टर प्रतीक। सर, मेरा पहला सवाल ये है जो बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि स्ट्रोक क्यों होता है, कारण क्या है इसके। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्ट्रोक है क्या। स्ट्रोक बेसिकली ब्रेन अटैक को बोलते हैं। ये ब्रेन अटैक एनालॉजी ली गई है हार्ट अटैक से। तो हार्ट अटैक क्यों होता है? हार्ट की नसों में ब्लॉकेज होने के कारण। सो ब्रेन अटैक सेम मैकेनिज्म से होता है, ब्रेन की नसों में ब्लॉकेज होने के कारण। ब्रेन की नसों के ब्लॉकेज और हार्ट की नसों की ब्लॉकेज इंटरलिंक्ड होती हैं। जिस भी कारण से ये ब्लॉकेज बनती हैं, चाहे ब्रेन में हो चाहे हार्ट में हो, उसके कारण या तो स्ट्रोक होता है या तो हार्ट अटैक होता है। मुख्यतः कारण बहुत सारे हैं। हम कारणों को डिवाइड करते हैं मॉडिफाइबल फैक्टर्स एंड नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स में। जैसे कि मॉडिफाइबल फैक्टर्स, जैसे मैं बताऊं, किसी पेशेंट को अगर शुगर है, अनकंट्रोल्ड शुगर, तो हम उनको ये समझाते हैं कि आपका जो खून है वो नॉर्मल आदमी के कंपैरिजन में थोड़ा गाढ़ा है। गाढ़ा खून जो है वो हमेशा क्लॉटिंग टेंडेंसी रखेगा, वो हमेशा ब्लॉकेज की टेंडेंसी रखेगा। अगर किसी पेशेंट को बीपी है, अनकंट्रोल्ड बीपी, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, तो हम ये बताते हैं कि इस बीपी से जो हमारी नसें हैं, चाहे वो हार्ट की हो, किडनी की हो, ब्रेन की हो, ये धीरे धीरे करके डैमेज होने लगती हैं और इस डैमेज से प्लाक्स बनते हैं, ब्लॉकेज बनते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं जो आजकल बहुत एपिडेमिक की तरह फैले हुए हैं, जैसे स्मोकिंग। स्मोकिंग से हर हर वेसल्स जो हैं, स्मोकिंग में कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइकोटिन है, ये वेसल्स डैमेज को आगे 4 फोल्ड बढ़ाते हैं। उसके अलावा हमारे कोलेस्ट्रॉल के फंक्शंस को भी एबनॉर्मल करते हैं। ड्रिंकिंग, अल्कोहल ड्रिंकिंग अगेन प्रीडिस्पोज करती है हमारे वेसल डैमेज को। तो ये 80 to 90% ऑफ द केसेस में हमें पता चलता है कि ये मेजर मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, जिनको हम डायरेक्टली हिट हार्ड करें तो हम स्ट्रोक के एपिडेमिक को, जो अभी आजकल एपिडेमिक आई हुई है, उसको हम रोक सकते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ केसेस में मैंने ऐसे भी देखे हैं जिसमें मरीज को ना तो शुगर है ना हाइपरटेंशन है और वो स्ट्रोक का शिकार हुआ। उनके साथ क्या हो सकता है, बिल्कुल स्वस्थ दिखने वाले व्यक्ति? जी, सो अपार्ट फ्रॉम, जैसे मैंने डिफाइन किया मॉडिफाइबल फैक्टर्स, एक चंक ऑफ पेशेंट 10 to 20% ऑफ द पॉपुलेशन में नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स बोले जाते हैं। अब ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में एक चलता फिरता आदमी को सडनली स्ट्रोक हो सकता है। जैसे जेनेटिक कॉज, अगर किसी पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल इम्बैलेंस ऑलरेडी उसके जीन्स में चल रही है, तो हम सडनली देखेंगे कि सडनली वो स्ट्रोक लेके आया। या एन्यूरिज्म, ब्रेन का एक एन्यूरिज्म जो जेनेटिकली ट्रांसमिट होता है, सडनली ब्रेन हैमरेज लेके आता है। या कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिसमें क्लॉटिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें भी पेशेंट चलता फिरता हुआ सडनली स्ट्रोक लेके आता है।
कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि हाँ कुछ जेनेटिक कार्डियक कॉजेज हैं, हार्ट के कॉजेज हैं, जिसमें अचानक से स्लोली स्लोली क्लॉट्स बनते हैं, और या तो पेशेंट हार्ट अटैक या हार्ट कार्डियक अरेस्ट लेके आता है, या तो सडनली ब्रेन स्ट्रोक्स लेके आता है। तो ये वो रेयर कॉजेज हैं जो 10% to 20% ऑफ द पॉपुलेशन में दिखते हैं। इसके अलावा जो एपिडेमिक आई हुई है, जैसे हम बोलते हैं सिडेंट्री लाइफस्टाइल, पेशेंट अच्छा है, खाता पीता है, दिख रहा है, डिक्रीज स्लीप, सोता कम है। नेचुरली हमारी साइकिल जो बनी हुई है, जो हमारे अंदर के हॉर्मोन्स हैं, वो एक स्लीप साइकिल से रिलेटेड होते हैं। हम अगर सोएं कम तो ये स्लीप साइकिल ऑल्टर्ड हो जाती है और हमारा हार्मोन बैलेंस इम्बैलेंस होता है। तो शरीर में चलता फिरता शरीर में कोलेस्ट्रॉल इम्बैलेंस दिखने लगता है, और एक यंग पेशेंट में भी स्ट्रोक होने की टेंडेंसी रहती है। कॉमन स्लोगन हमारा ये रहता है कि सिटिंग, बैठना इज अ न्यू स्मोकिंग। मतलब आप बैठ रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं काम पे, सो नहीं रहे हैं प्रॉपरली। डाइट्स में कुछ ऐसे फैक्टर्स आपके हैं जैसे एक्सेसिव प्रोटीन या कैफीन, ये सब चीज़ें ब्लड वेसल्स की रिएक्टिविटी को बढ़ाता है। जो हमारी प्रिमिटिव लाइफस्टाइल थी उसमें हम ये सब कंपोनेंट्स मिनिमम कंज्यूम करते थे, चाहे कैफीन इंटेक हो गया, चाहे थियोफाइलिन जो हमें कॉफ़ी में मिलता है, चॉकलेट्स में मिलता है, शुगर्स में मिलता है, चाय में मिलता है। बट अब इनका कंजम्पशन, चाहे वो जिम गोअर्स हों या बॉडी बिल्डर्स हों, वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये भी एक प्रिडिस्पोजिंग फैक्टर होती है हमारे ब्लड वेसल्स की रिएक्टिविटी के लिए। जितनी ज़्यादा रिएक्टिविटी रहेगी ब्लड वेसल्स की, उतना ज़्यादा टेंडेंसी होगा इस ब्लड वेसल्स को क्लोज करने का। तो ये कुछ 10 to 20% ऑफ द फैक्टर्स हैं जो एकदम से अच्छे नॉर्मल यंग इंडिविजुअल्स में स्ट्रोक का कारण बन सकते हैं। तो आपकी बात से जो समझ में आ रही है वो ये कि अगर किसी के परिवार में किसी के खानदान में किसी को स्ट्रोक हुआ है, और दूसरा अगर किसी को स्लीप डिसऑर्डर है, यस, तो वो ज्यादा वल्नरेबल है। करेक्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रिवेंशन क्या है? क्या ये प्रिवेंटेबल डिजीज है? अगर है तो क्या है इसके प्रिवेंशन? देखिए, प्रिवेंशन तो अगेन सेम फैक्टर्स जो कॉज ऑफ स्ट्रोक कराते हैं उस टारगेट्स को हमें हिट हार्ड करना रहता है। जैसे अगर कोई पेशेंट डायबिटीज का है तो हम बोलते हैं कि डायबिटीज आपको कंट्रोल करनी है। अगर हम दवाइयाँ देंगे जो ब्लड थिनर्स होते हैं और पेशेंट का शुगर अनकंट्रोल्ड रहेगा तो दवाइयाँ भी इनफेक्टिव रहेंगी। तो सबसे पहले जो शुगर की वजह से खून गाढ़ा हो चुका है उसको पतला करना है। पहली चीज होगी कि हम डायबिटीज को हिट हार्ड करें। तो डायबिटीज के टेस्ट में हम एक HbA1c टेस्ट कराते हैं जो 3 महीने का शुगर बताता है हमें। तो हम जनरली बोलते हैं कि स्ट्रोक के पेशेंट में ये 7 के नीचे डेफिनेटली रहना चाहिए, 6.5 के नीचे रहे तो बेस्ट है। सेकेंडली बीपी हमेशा टारगेट बीपी जो है एक स्ट्रोक के पेशेंट या स्ट्रोक वल्नरेबल पेशेंट में, या जिसकी फैमिली हिस्ट्री है, या जिसको कोलेस्ट्रॉल इम्बैलेंस है, जो स्मोकर है, जिसको हार्ट अटैक आए हुए हैं, उसमें टारगेट बीपी 140/90 से नीचे रहना ही चाहिए। अगर ये बीपी बढ़ी रहेगी तो अगेन जो मेडिसिन हम देते हैं वो इनफेक्टिव हो जाएंगे। जो अक्वायर्ड रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे अगर पेशेंट स्मोक कर रहा है या अल्कोहल ले रहा है या पुअर लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज नहीं करता, सोता नहीं है ठीक से, स्ट्रेस में रहता है हमेशा, योगा या मेडिटेशन अगर नहीं करता, तो उसको भी हम बोलते हैं कि आप इनकॉर्पोरेट करें अपने लाइफस्टाइल में ये सब चीज़ें, ताकि आपकी जो बॉडी है वो नेचुरल मिलियो की तरफ चल जाए। नेचुरल मिलियो इन द सेंस कि वो टुवर्ड्स प्रिमिटिव लाइफ जो प्रिमिटिव बॉडी हैबिटस है उसकी तरफ चल जाए, ताकि हम अपने अंदर जो न्यू अक्वायर्ड डिसलिपिडीमिया या कोलेस्ट्रॉल की फैक्टर्स हैं उसको हम हटा सकें बॉडी में। जितनी भी स्ट्रेस होगी उतना ही बॉडी में ऑक्सीडेशन होगा। जितना हम नेचुरल रहेंगे, मतलब जैसे हमारे पूर्वज थे, समय पे सोना, समय पे उठना, समय पे खाना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का ज़्यादा कंजम्पशन करना, बाहर की फ्राइड फूड्स, फ्रेंच जो फ्राइड आइटम्स होती हैं, फ्रिज के आइटम्स होती हैं, कैंड फूड्स होती हैं, उसके कंजम्पशन मिनिमल रखना। तो ये मिनिमम रखेंगे, जितना हम प्रिमिटिव लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे उतना हम अपनी स्ट्रोक रिस्क फैक्टर्स को मॉडिफाई करते हुए चलेंगे। आपने जैसे बता दिया शुगर के बारे में कि शुगर का एक लेवल HbA1c 7 से नीचे हो या 6.5 से नीचे हो तो और भी अच्छा है जी। अगर किसी को हाई बीपी है तो उसका क्या रेंज होना चाहिए? जो उससे ऊपर जाए, क्या हद है जो उससे ऊपर जाए तो लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए स्ट्रोक का प्रिवेंशन के लिए? सर, हमेशा हम जब फैक्टर्स देखते हैं तो हम क्यूमुलेटिव फैक्टर्स देखते हैं
एक फैक्टर अगर प्रेजेंट है, सपोज अगर डायबिटीज प्रेजेंट है किसी भी हाइपरटेंसिव पेशेंट में, तो फैक्टर्स 4-fold मॉडिफाई होती है, या स्मोकिंग प्रेजेंट है तो फैक्टर्स 4-fold मॉडिफाई हो जाती है फॉर रिस्क फैक्टर्स ऑफ स्ट्रोक या रिस्क फैक्टर्स ऑफ हार्ट अटैक। तो हम टारगेट बीपी जनरली बोलते हैं कि आप 140/90 से कम रखें। जो प्री हाइपरटेंशन स्टेज है वो 130/90 बोला जाता है, और हाइपरटेंसिव स्टेज की डिफिनेशन होती है 140/90। मतलब 140 मतलब सिस्टोलिक ऊपर वाला ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग, और 90 मतलब डायस्टोलिक मतलब नीचे वाला ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग। तो हम कोशिश करते हैं कि 140/90 के नीचे बीपी हर हाल में रहे पेशेंट का। अगर स्मोकिंग है तो हम इवन ये बोलते हैं कि आप प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में चले जाएं, 130 180 के आसपास में आपकी बीपी रहती है मैक्सिमम, तो वो बेटर है। मेरे पास काफी लोगों के सवाल आते हैं डॉक्टर साहब, और किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि रोज सुबह जब वो सोकर उठते हैं तो उनके सिर में दर्द होता है, और सिर में दर्द दिन में भी होता है, अक्सर होता है। तो वो कई बार गैस की गोली खा लेते हैं, कई बार उनको लगता है कि सोने की वजह से होता है। वो अपने हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करते हैं, केमिस्ट से दवा ले लेते हैं या गूगल में सर्च करके कुछ ले लेते हैं। जी। क्या लगातार सिर दर्द होना स्ट्रोक की वार्निंग है? देखिए, सर दर्द मल्टीपल कारण से होता है। जो सर के मसल्स हो गए, यहाँ का जो एनवायरनमेंट हो गया, ऑक्यूलर मसल्स जो आँख के सामने मसल्स होते हैं, या हमारे हेड के एरियाज में जो मसल्स रहते हैं, उसके स्ट्रेन से सर दर्द नॉर्मली रहता है। तो जब भी हम स्ट्रेस आउट हों, जैसे हम ट्रैवल करते हैं, वॉक करते हैं, पुअर स्लीप रहती है, जब हम अपने ब्रेन को बहुत अलर्ट रखते हैं, विजुअल स्टिमुलेशन, जैसे हमने नाइट में अगर कोई मूवी देखने चले गए या म्यूजिक सुनते रह गए या कोई पार्टी हो गई, तो नॉर्मली हमारा ब्रेन भी अलर्ट रहता है और हमारे मसल्स जो इस सराउंडिंग के हैं वो भी अलर्ट रहते हैं। तो इसके कारण पेन होता है। इसको हम नॉर्मली टेंशन हेडेक टाइप्स एक टर्म आती है उससे डिफाइन करते हैं कि हाँ, स्ट्रेन है, स्ट्रेनस हेडेक आया, या पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया हुआ है तो हेडेक आता है। तो ये नेचुरल है कि इस तरह की स्ट्रेन और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हेडेक आए, बट हर हेडेक जो है अलार्मिंग साइंस नहीं होता स्ट्रोक का। एक चंक ऑफ पेशेंट्स होते हैं जिनको माइग्रेन पेशेंट्स बोलते हैं, क्रोनिक हेडेक वाले, जैसे आपने डिफाइन किया कि सुबह में हेडेक होते हैं। अगर एक साइड की हेडेक हो रही है पेशेंट को, वॉमिटिंग की टेंडेंसी रहती है, लाइट से इरिटेशन रहता है, साउंड से इरिटेशन रहता है, और हेडेक जो है 7-8 घंटे रहता है बॉडी में, और उसके बाद पेशेंट कुछ नहीं कर पाता, तो उसको हम माइग्रेनर हेडेक्स बोलते हैं। तो ये माइग्रेन हेडेक्स में रिस्क फैक्टर्स है। माइग्रेन हेडेक इटसेल्फ रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक का, और अराउंड 5-10% ऑफ द माइग्रेन पेशेंट्स में स्ट्रोक हो सकते हैं विदाउट एनी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। मतलब अगर उनको स्मोकिंग भी नहीं है या डायबिटीज भी नहीं है, हाइपरटेंशन भी नहीं है, लेकिन 5% चांसेस रहता है। बट जनरली हम ये बोलते हैं कि सडन हेडेक, अगर हेडेक अचानक से शुरू हुआ और अपनी पीक पे चला गया और पेशेंट कुछ नहीं कर पा रहा, दैट इज अ टेल टेल साइन कि स्ट्रोक इज इम्पेंडिंग, हैमरेज हुआ है ब्रेन में या सब अरेकनॉइड हैमरेज हुआ है। नॉर्मली हम बोलते हैं थंडर क्लैप हेडेक इस डेफिनेशन को, कि सडनली हेडेक गया और अपनी पीक पे चला गया, तो उसको थंडर क्लैप हेडेक बोलते हैं। वो एक साइन है कि पेशेंट को ब्रेन हैमरेज हुआ है। डॉक्टर साहब, स्ट्रोक के मामले में हमने देखा है कि ये मौका नहीं देता है। ज्यादातर केस में हमने देखा है कि सीधा लोग आईसीयू पहुंच जाते हैं। जी। ऐसा कौन सा स्टेज है जो आईसीयू में पहुंचने से पहले, स्ट्रोक होने से पहले हमें ये वार्निंग दे कि नहीं, अब हमें किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? जी। सो स्ट्रोक बहुत मैनिफेस्टेशंस लेके आता है। स्ट्रोक के मैनिफेस्टेशन डिपेंड करते हैं कि किस साइड का स्ट्रोक है और किस साइज का स्ट्रोक है। तो साइड मतलब हो गया, जैसे हम ब्रेन को क्रिस क्रॉस पैटर्न में बोलते हैं, तो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन जो होती है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हुआ तो हमारे राइट साइड ऑफ द बॉडी में प्रॉब्लम शो करेगी, और राइट साइड ऑफ द ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हुआ तो क्रिस क्रॉस पैटर्न में लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन में प्रॉब्लम शो होगा। अगर सडनली पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे विजन लॉस हो रहा है, मुझे धुंधला दिख रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है एक आंख से, या एक साइड की सिचुएशन अच्छी से नहीं दिख रही, उसके बाद फेशियल मतलब बोलने में तकलीफ हो रही है, खाने में तकलीफ हो रही है, मुंह टेढ़ा हो गया है। उसके अलावा आर्म, ए स्टैंड्स फॉर आर्म, बी फास्ट में ए स्टैंड्स फॉर आर्म, मतलब आर्म की वीकनेस, हाथ की वीकनेस आ गई है, या स्पीच की डिफिकल्टी आ गई हो, तो इसको हम बोलते हैं बी फास्ट। टी इज फॉर टाइम, मतलब ये टाइम आ गया है कि आपको हॉस्पिटल जाना है और इमरजेंसी में एडमिट होना है।
नाउ ये एक बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा है कि आपने कि हमें डायरेक्टली पेशेंट जो आईसीयू में लैंड अप होते हैं, सो हम स्ट्रोक की जो मैनेजमेंट करते हैं वो 3 स्टेजेस में करते हैं। फर्स्ट स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अराउंड 90% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन में छूटता है, वो मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा। इस स्टेज को स्ट्रोक इन एवोल्यूशन बोलते हैं, मतलब स्ट्रोक डेवलप हो रहा है और हम उस स्ट्रोक के इम्पैक्ट को रोकने की कोशिश करेंगे। ये फर्स्ट स्टेज है, प्राइमरी स्टेज है। इसमें पेशेंट को हम स्ट्रोक इन विंडो बोलते हैं। अगर पेशेंट समय पे आता है, समय मतलब 4.5 घंटे के अंदर आता है, तो हम एक क्लॉट बस्टर ड्रग्स दे सकते हैं उसको, जिससे जो स्ट्रोक है, जो क्लॉट बैठा हुआ है, जो ब्रेन के एरियाज को डैमेज करता है, वो क्लॉट लाइज हो जाता है। इसको थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी बोलते हैं। इसकी विंडो 4.5 घंटे की है। ये हम हमेशा स्ट्रोक अवेयरनेस टॉक में बताते हैं कि आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचे, तो फिब्रोलाइटिक थेरेपी या थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी हम दे सकते हैं। उसके अलावा 2015 के बाद से स्ट्रोक में जो मॉडिफिकेशन आए हैं, जो मेजर मॉडिफिकेशन आए हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी। ये प्रोसीजर ऐसा है कि अगर ब्रेन में स्ट्रोक बैठा है, क्लॉट बैठा है, तो न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट जो मेरा रोल रहेगा कि मैं ब्रेन तक बिना स्कल को खोले, बिना ब्रेन को खोले, मैं ब्रेन अंदर ही अंदर आर्टरीज के थ्रू अंदर ही अंदर ब्रेन में पहुंचता हूं और उस क्लॉट को वाया कैथेटर, जो ट्यूब्स होती हैं, उस कैथेटर से और स्टेंट से उस क्लॉट को खींच के ले आता हूं। तो इसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी बोलते हैं। ये भी स्ट्रोक जब इवॉल्व होता है तब हम करते हैं। इसकी टाइम विंडो पहले 6 घंटे की थी कि 6 घंटे के अंदर ही हम कर सकते हैं, बट बहुत सारे ट्रायल्स और स्पेशल सिचुएशन में अब ये टाइम विंडो 24 घंटे तक, मतलब 1 दिन तक, ये स्पेशल कंडीशन में हम प्रोसीजर कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हम हमेशा पब्लिक को बताना चाहते हैं कि आप अगर स्ट्रोक के सिम्टम, बी फास्ट सिम्टम्स आते हैं, तो स्ट्रोक इवॉल्विंग फर्स्ट फेज में आप जरूर से हॉस्पिटल रश करें। नाउ सेकेंड स्टेज, जब सेकेंड स्टेज पेशेंट को स्ट्रोक हो जाता है तो हम आईसीयू में क्या करते हैं। तो बेसिकली पेशेंट को स्ट्रोक हो गया है तो नेक्स्ट 3 to 5 डेज में स्ट्रोक की साइज बढ़ने के चांसेस होते हैं, स्वेलिंग, ब्रेन में स्वेलिंग बढ़ने की चांसेस होती हैं। तो जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं जैसे बीपी फ्लक्चुएशन या शुगर फ्लक्चुएशंस, उसको हम कंट्रोल करते हैं, अदर पैरामीटर्स की इवैल्यूएशन करते हैं और देखते हैं कि पेशेंट को सेकेंडरी आईसीयू इन्फेक्शन लगे नहीं। थर्ड स्टेज में जब पेशेंट आईसीयू से निकल के वार्ड में आ जाता है और घर की तरफ डिस्चार्ज होने का प्लान करता है, तब हम रिहैबिलिटेशन प्रोसेस शुरू करते हैं, जैसे स्पीच थेरेपी कराते हैं, स्वॉल्विंग थेरेपी कराते हैं और एक्सरसाइज कराते हैं, ताकि मसल्स की रिकवरी जल्द से जल्द हो सके। पहले के मुकाबले में आजकल स्ट्रोक के ट्रीटमेंट में कोई प्रगति हुई है, कोई एडवांस ट्रीटमेंट आया? जी, सो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी अब सेंटर्स में उपलब्ध है। 2 तरह से हम स्ट्रोक केयर सेंटर्स को डिवाइड करते हैं, एक है प्राइमरी स्ट्रोक केयर सेंटर और एक है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक केयर सेंटर्स। जो प्राइमरी स्ट्रोक केयर सेंटर्स है, जिसमें मैंने डिस्कस किया कि ऑलमोस्ट सारे छोटे हॉस्पिटल्स में या लैब्स में हम लोग ये आईवी ड्रिप थेरेपी, जो क्लॉट बस्टर ड्रग्स है, हम इंजेक्ट कर सकते हैं अगर कोई न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल हो तो। सेकेंडली कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक केयर में न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम जाते हैं, क्लॉट दिखता है ब्रेन में, और विद इन द टाइम विंडो पीरियड पैर की नसों से, फीमोरल आर्टरी के थ्रू हम हार्ट के पहुंचते हैं, हार्ट से फिर हम ब्रेन पे पहुंचते हैं और उस छोटी आर्टरी पे पहुंचते हैं ब्रेन की, और वहां से क्लॉट को सक आउट करते हैं। तो ये मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी पहले इंडिया में बहुत कम होती थी, 2015 में ये वर्ल्ड वाइड आई है, इंडिया में बहुत कम होती थी, बट अब डे इन एंड डे आउट हम ये प्रोसीजर करते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि इसका जो इलाज होता है स्ट्रोक का, उसका सक्सेस रेट क्या है? कोई स्टडी हुई है? क्या है सक्सेस रेट? सक्सेस रेट से मेरा मतलब है कि पूरी तरह स्वस्थ होना, नहीं कि कोई एक पार्ट बेकार हो गया उसका, या जी पूरी तरह से स्वस्थ होना। तो सर, जब वैसे मैंने पहले बताया था कि स्ट्रोक का इम्पैक्ट डिपेंड करता है साइट ऑफ स्ट्रोक पे और साइज ऑफ स्ट्रोक पे। तो स्ट्रोक बहुत तरह से आते हैं, किस लोकेशन पे बैठा है वो इम्पोर्टेंट है। अगर लोकेशन हाथ का हुआ या लोकेशन पैर का हुआ तो इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है। अगर लोकेशन स्पीच का हुआ तो स्पीच पे इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है। तो ये साइट ऑफ स्ट्रोक से रिलेशन है। दूसरा साइज,
साइज ऑफ स्ट्रोक पे रिकवरी ज्यादा डिपेंड करती है। अगर छोटे स्ट्रोक हैं जिसको हम लैक्यूनर स्ट्रोक्स बोलते हैं, जैसे कभी कभी छोटे डॉट जैसे एमआरआई में फाइंडिंग्स आते हैं, वो डॉट जैसे से भी शरीर में वीकनेस आ सकती है, बट उसकी रिकवरी जो है वो जल्दी फास्ट दिखती है, बिकॉज वहाँ की ब्लड सप्लाई जो कोलैटरल्स के थ्रू है, जो ब्रेन की मैकेनिज्म है, वो जल्दी रिफिल हो जाती है और पेशेंट की रिकवरी फास्ट दिखती है। बट कॉन्ट्ररी अदर साइड में अगर स्ट्रोक बड़ा है, लार्ज इंपैक्ट कर रहा है, या ब्रेन के लार्ज एरियाज डैमेज हुए हैं, रिस्क फैक्टर्स ज्यादा हैं, पहले से भी परफॉर्मेंस स्टेटस यानी डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियक स्टेटस अनकंट्रोल्ड है, तो रिकवरी पुअर रहती है। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, अगर किसी का डोपामाइन का इशू है, इरेगुलर है, क्या उसे स्ट्रोक का खतरा रहता है? सर, डोपामिन तो एक नेचुरल एंडोजिनस हार्मोन है जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होते रहता है। तो ये डोपामिन जो है वो जनरली हमारे बॉडी में मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है। जैसे मूवमेंट्स हो गई, जैसे हम कोई भी चीज पकड़ रहे हैं तो उसकी सिग्नलिंग आती है डोपामिन से। ये डोपामिन की डिसरेगुलेशन होती है बहुत सारे डिजीजेस में, जैसे पार्किंसन डिजीज आज एक कॉमन डिजीज है जिसमें डोपामिन का डिसरेगुलेशन हो जाता है, मतलब डोपामिन प्रोडक्शन कम हो जाता है। डोपामिन की कमी जब भी हो जाती है ब्रेन में, तो हमारे जो मूवमेंट्स हैं जिसको वो कोऑर्डिनेट करता है वो स्लो हो जाते हैं। जैसे पार्किंसन पेशेंट्स में हम बोलते हैं कि हम जैसे उसको कोई चीज पकड़ना हो तो वो मूवमेंट स्लो हो जाएगी, खड़ा होना हो मूवमेंट स्लो हो जाएगी, चलना हो तो मूवमेंट स्लो हो जाएगी। तो डोपामिन की डेफिशिएंसी प्रोडोमिनेंटली सारे मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने वाली है, जिसके कारण से पार्किंसंस डिजीज दिखती है। डोपामिन डिसरेगुलेशन से जनरली स्ट्रोक का खतरा नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्ट्रोक के साइंस एंड सिम्टम्स को पहचानें। ऑल द मोर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कुछ वार्निंग साइंस मिलते हैं तो आप एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक केयर में रश इन करें, ताकि जो स्ट्रोक इवॉल्व हो रही है उसको समय पे रोक दिया जाए। अगर हम समय पे एक्शन लेते हैं तो चीज़ें बहुत फेवरेबल दिखती हैं, और जो पहले के ज़माने में बोला जाता था कि हाँ ब्रेन की डिसऑर्डर हो गई या ब्रेन की डिजीज हो गई, अनट्रीटेबल है, वो काफ़ी हद तक रिवर्सिबल हो चुकी है। एंड वी सी हमारे डेटास जो कहते हैं वो बताते हैं कि 70% ऑफ द पेशेंट्स अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में चले गए हैं। रेस्ट 30% ऑफ द पेशेंट जिसमें हमने भी एक्ट किया है एटलीस्ट मेजर डैमेज से बच चुके हैं। आपने ऐसा कोई ट्रेंड देखा है या कोई स्टडी हुई है कि यंग लोगों में स्ट्रोक के मामले बढ़ रहे हैं? सर, कोविड के बाद से जैसे कोविड एपिडेमिक था वैसे ही बहुत सारे स्ट्रोक्स पोस्ट कोविड आए थे। तो एक टाइप से ये मतलब जैसे हार्ट अटैक में वृद्धि हुई थी, आर्थराइटिस में वृद्धि हुई थी, स्ट्रोक में भी बहुत वृद्धि हुई थी। बहुत सारे पेशेंट्स स्ट्रोक के कारण, बहुत सारे यंग डॉक्टर्स को हमने देखा जिनको स्ट्रोक भी हुआ है। तो स्ट्रोक कोविड इटसेल्फ क्लॉटिंग फैक्टर्स को बढ़ाता है, जो हमारे बॉडी की जो इंटरनल मिलियो है, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है, जो ब्लॉकेज लेवल है, उसको अचानक से कोविड ने टिकन ऑन कर दिया था। तो ये जो है ये टाइम बॉम्ब की तरह टिक आउट हुआ था। तो उस फेज में हमने बहुत सारे यंग स्ट्रोक्स भी देखे थे। अभी सिचुएशन जैसे कोविड हमारे जैसे एपिडेमिक से कोविड एंडेमिक होते जा रहा है, वैसे वैसे ये सिचुएशन थोड़ी स्टेबलाइज होते जा रही है। बट स्टिल ओवरऑल जो है डेटा सजेस्ट करते हैं, जब भी हम यंग स्ट्रोक्स देखते हैं तो डेटा सजेस्ट करते हैं कि जो मॉडिफाइबल चंक्स हैं, जैसे स्मोकिंग हो गया, यंगस्टर्स हो गए, पुअर स्लीप हो गया, एपेटाइट जो है वो फ्राइड फूड, फ्रेंच आइटम्स, वेस्टर्न डाइट्स ले रहे हैं, ये प्रोडोमिनेटली कारण हैं जो यंग स्ट्रोक्स करा रहे हैं। आपने कोविड का जिक्र किया तो एक क्वेश्चन ये बनता है डॉक्टर साहब कि बहुत से लोग ये कह मानते हैं कि कोविड से कम और उसके वैक्सीन से ज्यादा प्रभाव पड़ा है। आपको क्या लगता है? देखिए, कोई भी चीज़ हमारी जो साइंस है वो ये कहती है कि एविडेंस बेस्ड देखनी चाहिए। हर एक चीज़ अगर इंटरनेट पे अवेलेबल है तो पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी भी दिखती है। हमें ये जानना है कि हमें क्या अक्वायर करना है। हमने इतने कोविड पेशेंट्स देखे और इतने पेशेंट्स देखे जो प्रिवेंटेबल हैं। आई एज अ हेल्थ केयर वर्कर, मैंने हर साल मतलब तीनों वेव में मुझे कोविड हुआ था, बट मैंने वैक्सीन हमेशा ली, मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ और मैं तीनों टाइम कॉम्प्लिकेशन से बचा। तो बेसिकली ये कह सकता हूँ कि आप रिस्क और बेनिफिट देखें। हर एक चीज़ की साइड इफेक्ट्स होती है। अगर मैं छोटी से छोटी साइड इफेक्ट गिनाऊं, जैसे पैरासीटामोल हम डेली इन एंड आउट खाते हैं, अब पैरासीटामोल से लिवर टॉक्सिसिटी होती है। अब ये कहीं व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो जाए कि पैरासीटामोल से लिवर टॉक्सिसिटी होती है, तो कोई फीवर के पेशेंट को पैरासीटामोल नहीं देगा? ऐसा तो नहीं हो सकता।
क्या बीसीजी वैक्सीन से बच्चे में फुल बॉडी रिएक्शन लिम्फेडेनाइटिस नाम की एक जानलेवा बीमारी हो सकती है, तो क्या हम अपने बच्चे को बीसीजी वैक्सीन नहीं लगाएंगे? सो रेयर केसेस शुड नॉट बी साइटेड, उसको देखना है, समझना है कि ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है,